उत्तर प्रदेश में कई बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, मायावती मुख्यमंत्री रही। पिछले 25-30 सालों से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे ही बिहार में पहले लालू प्रसाद यादव 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार 20-25 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। वहां पर भी 25-30 सालों में 40 सालों में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री है ही नहीं। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मण जातिवाद करता है, ब्राह्मण भेदभाव करता है, ब्राह्मण शोषण करता है? यह कहना है हमारे देश के सुप्रसिद्ध टीचर अवध ओझा जी, जो जाति से ब्राह्मण हैं। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर मैंने इनकी देखी। उस वीडियो क्लिप में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वहां पर पिछले कई वर्षों से 25-30 सालों से तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही नहीं है। फिर ब्राह्मण किसी का शोषण कैसे कर सकता है? ब्राह्मण किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार कैसे कर सकता है? फिर दलितों की स्थिति में बदलाव क्यों नहीं आया? ओबीसी की स्थिति में बदलाव क्यों नहीं आया? और आज ये यूपी बिहार में जो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारा हक आ गए, 1990 से 2025 तक SC ST OBC चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, लालू यादव जी, जीतन मांझी जी, राबड़ी देवी जी और 20 साल तो नीतीश कुमार जी। और यूपी में 3 बार मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, 4 बार बहन जी सीएम रही, कल्याण सिंह जी सीएम रहे। अगर एक आध अपवाद छोड़ दे राजनाथ सिंह जैसा, तो SC ST OBC ही यूपी का कर्णधार रहे 1991 से 90 से। और शिक्षा राज्य का विषय है ना। ब्राह्मण एक भाई साहब पटना में मनुस्मृति चला रहे थे भैया, 1990 से 2025 तक बिहार में SC ST OBC ही सीएम है। 1990 से 2017 तक SC ST OBC सीएम है प्रदेश का, और तुम्हारी ये हाल मनुस्मृति की वजह से है। यह है ध्यान का अभाव, यह है ज्ञान का अभाव। तो सुना साथियों आप लोगों ने अवध ओझा ने किस तरीके से ब्राह्मणों का बचाव करते हुए यह तर्क दिया कि पिछले 25-30 सालों से उत्तर प्रदेश और बिहार में तो कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा ही नहीं है। यादव SC ST OBC इसी जाति के मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। फिर भी तुम लोग ब्राह्मणों को ही जातिवादी बताते हो, ब्राह्मणों के ऊपर ही जुल्म और अत्याचार करने का आरोप लगाते हो। तो मैं अवध ओझा जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी आसानी से उत्तर प्रदेश और बिहार में 25-30 सालों का जिक्र कर दिया और बता दिया कि किस तरीके से 25-30 सालों से SC ST OBC के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इन 25-30 सालों से पहले जब भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1992 तक, जब मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ, तब तक किस जाति के लोग थे? सबसे ज्यादा किस जाति के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे देश के अंदर रहे हैं? यह भी तो आपको बताना चाहिए। दूसरा, जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर अभी तक, इस देश में कितने SC ST OBC के प्रधानमंत्री रहे हैं? यह भी तो आपको देश को बताना चाहिए। यदि आप ये कहते हैं कि 25-30 सालों से उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर SC ST OBC के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि SC ST OBC के मुख्यमंत्री होने के बाद ही जो SC ST OBC समाज के लोग हैं उनको राजनीति के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिला। जब SC ST OBC समाज के मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो या फिर पूरा देश हो, कितने SC ST OBC समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते थे, विधायक बनते थे, सांसद बनते थे, कितने बनते थे आप मुझे बताइए। और SC ST OBC समाज में क्या हालत हुआ करती थी इनकी, कितनी जमीनें इनके पास हुआ करती थी। यदि हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें और सिर्फ यादवों का ही उदाहरण ले लें, तो मुलायम सिंह यादव चाहे लालू प्रसाद यादव, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव समाज के साथ साथ SC ST OBC समाज का उत्थान हुआ है। और मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का राजनीति में काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बढ़ा, अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि दलितों के साथ जिस तरीके से पहले जुल्म और अत्याचार कर सकता था, अब कर सके। यह हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार में SC ST OBC के मुख्यमंत्री बनने के बाद। जब तक इस देश में, जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में सिर्फ सो कॉल्ड अपर कास्ट के मुख्यमंत्री हुआ करते थे,
तब ना ही SC ST OBC का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता था, ना ही थानों में इस जाति के लोगों की भर्ती होती थी, ना ही इनकी सामाजिक स्थिति में कोई सुधार था, ना ही इनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार था, और ना ही इनके पास किसी प्रकार का कोई रोजगार था। इस समाज के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया, इनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, नौकरियों में इन्हें आरक्षण मिला, जिसके वजह से इनके लोग IAS IPS और भी भिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों में जाने लगे, जिसके बाद इनका सामाजिक उत्थान हुआ। इन लोगों को आरक्षण मिला, जिसके बाद ये लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने लगे। और जब इस देश में 5000 सालों तक ब्राह्मणों का राज था, धर्म के ऊपर ब्राह्मणों का राज था, समाज के ऊपर ब्राह्मणों का राज था। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण सत्ता के ऊपर थे, ब्राह्मण सत्ता में तो कभी रहे ही नहीं, लेकिन जो भी लोग सत्ता में बैठे रहे उसी ब्राह्मणवादी विचारधारा को ही तो मानते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का हिंदू धर्म के ऊपर कब्जा था, ब्राह्मण हिंदू धर्म को संचालित करते थे, ब्राह्मणों ने ही हिंदू धर्म के नियम बनाए हैं, ब्राह्मणों ने ही ये नियम बनाए कि समाज किस तरीके से चलेगा। उसी नियम के तहत जो भी सत्ता में राजा बैठता था उसी नियम के तहत काम करता था। और ब्राह्मणों ने जो भी सामाजिक और धार्मिक नियम बनाए थे वो दलितों के विरुद्ध थे, वो दलितों को हक और अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। आप खुद सोचकर देखिए, जो ब्राह्मण धर्म है या फिर ब्राह्मणों ने जो सामाजिक नियम बनाए थे वो किस प्रकार के थे। ब्राह्मण के लिए नियम बना था कि ब्राह्मण शिक्षा प्राप्त करेगा और शिक्षा देगा, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कर्म कांडों में ब्राह्मण रहेगा, पूजा पाठ ब्राह्मण करेगा, चंदा ब्राह्मण लेगा, ब्राह्मणों के सभी जाति के लोग पैर छुएंगे। ब्राह्मणों ने अपने लिए यह व्यवस्था बनाई। दूसरा, जो क्षत्रिय हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई कि क्षत्रिय जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, वो राज्य संभालेगा, वो राजा होगा। दूसरा, वैश्यों के लिए यह व्यवस्था बनाई कि वैश्य व्यापार करेंगे, यानी सारा धन उनके पास ही रहेगा। वहीं पर शूद्रों के लिए बनाया कि शूद्र यानी दलित ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, जितने भी उच्च वर्ण के लोग हैं उनकी सेवा शूद्र यानी दलित करेंगे। गंदी नाली को साफ करना हो तो दलित करेंगे, जो उच्च जातियों की टट्टी हो उसको उठाना हो तो वो दलित समाज के लोग करेंगे। कुम्हार जाति में यदि कोई पैदा लेता है तो उसका पुश्तैनी काम घड़े बनाना होगा। लोहार जाति में यदि कोई जन्म लेता है तो उसका काम लोहा पीट कर चाकू बनाना, हथियार बनाना, लोहे से जुड़ी चीजें बनाना होगा। इसी तरीके से कोई धोबी के घर में पैदा होता है तो वह जिंदगी भर कपड़े ही धोएगा, उसकी आने वाली पीढ़ी भी कपड़े ही धोएगी। यदि कोई पशुपालक के घर में जन्म लेता है तो वह जिंदगी भर, उसकी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां वही पशुपालन का ही काम करेंगी। ये सामाजिक नियम ब्राह्मणों ने बनाए थे और इसी ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए सामाजिक नियम को चाहे राजा हो या फिर आम जनता हो उसको फॉलो करती थी। वो तो हमारे देश का संविधान 1947 के अंदर लागू हुआ, जिसने ये सुनिश्चित किया कि यदि कोई धोबी के घर में पैदा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो धोबी का काम ही करेगा, वो जिंदगी भर, उसकी आने वाली पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने का ही काम करेगी। हमारे संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि धोबी के घर में जन्म लेने वाला लड़का भी जिले का कलेक्टर बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी तरीके से हमारा जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने सुनिश्चित किया कि यदि कोई नाली साफ करने वाला वाल्मीकि जाति का व्यक्ति है तो यह जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर नाली ही साफ करेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी सिर्फ नाली ही साफ करेंगी, बल्कि वो IAS भी बन सकता है, वो IPS बन सकता है, वो कोई भी नौकरी अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। यह हमारे संविधान की देन है। मुझे दुख होता है जब अवध ओझा जैसे पढ़े लिखे लोग ना समझी वाली बात करते हैं और ऐसे कुतर्क देते हैं। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।